जय हिंद। आज अपने पढ़ेंगे रोलिंग के बारे में कि रोलिंग प्रोसेस है वो क्या होती है। पहले हम जानते हैं कि रोलिंग प्रोसेस क्या होती है। आपने देखी होगी गन्ने वाली मशीन, जिससे गन्ने का जूस निकालते हैं, वो जो मशीन है वो एक तरह से रोल फोर्जिंग का उदाहरण मान सकते हैं। उसमें क्या होता है कि ऐसे दो रोल लगे होते हैं। रोल फोर्जिंग के अंदर जैसे गन्ने वाली मशीन है, उसके अंदर ऐसे दो रोल लगे होते हैं और उसके बीच में से गन्ने को गुजारा जाता है। तो गन्ना क्या होता है, पहले उस गन्ने का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। गन्ना जैसे मान लो ये गन्ना है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। गन्ना गोल होता है, यानी ये क्या है, बैलेंस शेप में होता है, और इसका ये क्या होता है, आगे जो ये है इतना, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसे अपने ए से डिनोट करते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया को किससे डिनोट करते हैं, ए। तो मान लिया कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो था, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है हमारे पास ए। तो अब क्या हुआ, गन्ने वाली मशीन में क्या होता है, यहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा था। इस गन्ने को जब मशीन के अंदर डाला तो ये दो रोल विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, ऐसे घूमते हैं, ये दोनों रोल ऐसे घूमते हैं। तो बीच में से गन्ना इधर वाली आगे वाली डायरेक्शन में मूव करता है। तो देखो, मान लिया कि ये गन्ना है, एक बार अपने मान लो कि गन्ना है ये, और इस गन्ने को क्या किया, इधर इस रोल के अंदर डाला। तब क्या होगा, ये गन्ना थोड़ा चपटा हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका क्या हो जाएगा, जो ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पहले गोल था और उसके बाद में क्या हो रहा है, चपटा हो गया, एक तरह से सीधा हो गया, ठीक है। अब मान लो कि हमें क्या करना था, इसको इतना ज्यादा चपटा नहीं करना, इसको इतना ज्यादा चपटा नहीं करना। तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे अपने कि इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, थोड़ा बीच की दूरी बढ़ा देंगे। तो क्या होगा कि वो चपटा कम होगा। यानी मान सकते हैं कि पहले ये दोनों पास थे तो रस ज्यादा निकल रहा था इसका, यानी रस ज्यादा निकलने का मतलब ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा था। पहले गन्ना जो था, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पहले यहाँ क्या था, ज्यादा था। उसके बाद जब ये बहुत ज्यादा पास है तो ये बिल्कुल चपटा करके निकाल देगा इधर और पूरा उसका रस निकाल देगा, ठीक है। अब आपने बात करते हैं, ये रोलिंग सिस्टम होता है, यानी दो रोल्स के मध्य कोई अपने मेटल की रोड गुजारते हैं तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है रोलिंग प्रोसेस। तो यहां क्या लगा होता है रोलिंग प्रोसेस में, एक अपर रोल और एक लोअर रोल, यानी एक नीचे वाला रोल और एक ऊपर वाला रोल, दो रोल लगे होते हैं। और ये इस प्रकार, जैसे मान लो ऐसे होता है, ये दो रोल लगे हैं, मान लो ये देखो, एक ऊपर वाला रोल अपर रोल और ये है लोअर रोल, ठीक है। तो इसके अब ये क्या है, बेरिंग द्वारा सेट होते हैं, बेरिंग लगा होता है ताकि ये आसानी से घूम सके। अब इसके बीच में से कोई ना कोई, जैसे या तो चोरस शाफ्ट हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, या कोई प्लेट हो सकती है, जैसे थोड़ी बड़ी मोटाई की प्लेट हो, या कोई भी सिलेंड्रिकल रोड कौन सी होती है, जैसे ये है, ठीक है। इसको इन दोनों के बीच से गुजारा जाता है और उसे थोड़ा पतला किया जाता है, ठीक है। यानी उसकी थिकनेस को क्या किया जाता है, कम। तो देखो, रोल फोर्जिंग में क्या होता है, रोल फोर्जिंग में क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या किया जाता है, कम किया जाता है। रोल फोर्जिंग में क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया जाता है। और क्या कम की जा सकती है, थिकनेस। अब इसका एक साधारण सा उदाहरण बताता हूं। देखो, हमारे पास मान लो कि एक स्टार्टिंग में आपने सोना देखा हुआ, जब खानों में सोना निकलता है, उसके बाद उसे ऐसा एक बिस्किट बना लिया जाता है उसका। इस प्रकार से अपने सोने का ही उदाहरण लेके चलते हैं, गोल्ड का, ये है गोल्ड, ठीक है। इस प्रकार से इसका एक बिस्किट होता है बना हुआ, तो इसे बोलते हैं इंगेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंगोट लिखा तो इंगोट जाता है, इंगोट बोल दे एक बार, इंगोट होता है, ठीक है। और ये क्या है, गोल्ड का इंगोट है। इसके बाद क्या होता है, इस गोल्ड के इंगोट से क्या होता है, बनी होती है, जैसे मान लो कि हमारे पास बना होता है ब्लूम, या क्या बनी हो सकती है, हमारे पास बनी हो सकती है जैसे ब्लूम। मैं ये आपको बताऊंगा, एक बार एक ब्लूम लेके चलते हैं। ब्लूम की आकृति किस प्रकार होती है, ब्लूम की आकृति कुछ इस प्रकार होती है, यानी एक बाहर ये क्या होता है, जिसका एक क्रॉस सेक्शन जो एरिया है ये होता है वर्गाकार होता है, इस प्रकार से होती है। यानी इसके अंदर क्या होता है, ये मान लो कि ये जो मोटाई है ये होती है इसकी लगभग 6 इंच ऐसे और 6 सेंटीमीटर ऐसे और 6 सेंटीमीटर ऐसे। देखो, जब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई सेम हो, लंबाई चौड़ाई ये सभी सारी भुजाएं सेम हो, तो ये क्या होता है, वर्ग होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये जो
एक तरह से मैं बोल सकता हूँ इंगोट जो बनी होती है ये होती है हमारे पास ब्लूम। क्या होती है? ब्लूम होती है। ये आकृति में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। तो क्या होता है जब इसको मान लो इसको चपटा करना है, थोड़ा इसको थोड़ा छोटा करना है, चपटा करना है, तो क्या करेंगे, ये मान लो अब ये इस चीज को यहां ले आया मैं, अब इसको यहां पे इसके अंदर लगा दूंगा। जब ये रोल विपरीत दिशा में घूमेंगे तब ये इसके अंदर से होके और ये चपटा होके बाहर निकल जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। हमें करना था रोल फोर्जिंग में क्रॉस सेक्शन एरिया कम। सोने में क्या होता है, अब देखो मान लिया सोने की ऐसी है, अपने पहले ये ईंट, ये जो है गोल्ड की एक जो ईंट होती है बनी हुई बिस्किट टाइप, वो ली और उसको हमने क्या किया, ये रोल फोर्जिंग, ये दो रोल थे, इन दोनों रोल्स के बीच में से गुजार दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से मान लो चपटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, शेप परिवर्तन करना है हमें। तो अब देखो, अब इसके बारे में पूरी अपनी बात करते हैं रोल फोर्जिंग के बारे में। हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ रोल फोर्जिंग, कि रोल फोर्जिंग की एलिमेंट्री थ्योरी क्या है या थ्योरी क्या है। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक क्या लेते हैं हम, रोड लेते हैं, रोड बोल देता है इसमें, ROD रोड। ठीक है, मान लिया कि ये हमने एक रोड ले ली। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, यहां पे इसकी जो ग्रेन है, यानी यहां इसकी जो स्ट्रक्चर बनी होती है, ग्रेन, ये जो कण दिखा रखे हैं मैंने बड़े बड़े, ये होती है ग्रेन। ठीक है, इस ग्रेन के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, इस ग्रेन के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये कण है, ये मान लो कि ये पूरा कण है एक बड़ा, और इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल है। अब देखो, अब इसकी संरचना कुछ इस प्रकार है मान लो। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस संरचना को यदि मैं इन मॉलिक्यूल्स को और पास ले आऊं तो वो मेरा मेटल जो है वो और ज्यादा सॉलिड और ज्यादा अच्छा बन जाएगा। इसे अच्छा बनाने के लिए अब देखो, अपने एक छोटा सा इसका उदाहरण लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा। जैसे मान लो हमें बनानी थी रेलगाड़ी की जो पटरी होती है, वो पटरी की जो गार्डर है वो बनानी है, कुछ आई आकार में होती है वो गार्डर। अब उसको किस प्रकार से बनाएं, उसको मान लिया कि इस प्रकार से बना लेते हैं, अपने आई आकार में होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनी होती है। तो अब इसे आई आकार में बनाना है, तो आप एक चीज सोचो कि सीधा अपने लोहा लेके सीधा और उसे सीधा आई आकार में बना देंगे, या उसे इतना ज्यादा कंप्रेस करें, इतना ज्यादा कंप्रेस करें कि उसके जो ये कण है ये बिल्कुल पास हो जाए। ये जो कण है, ये कण है ना, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे पास हो जाए, ताकि ये पूरी तरह से ठोस हो जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए, ठोस हो जाए, ताकि ये बहुत ज्यादा भार जो है वो गेन कर सके, झेल सके। तो इसके लिए क्या होता है, रोल फोर्जिंग काम आती है। रोल फोर्जिंग में क्या होता है कि यहाँ पे देखो ग्रेन स्ट्रक्चर बहुत दूर है, ये ग्रेन जो है बहुत दूर है। जब इसको इसके अंदर से गुजारा जाता है तो ये क्या करती है, ये दोनों जब ऐसे विपरीत घूमती है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, यानी इसके ऊपर प्रेशर लगता है, और ये ग्रेन जो है ये क्या है, ग्रेन अपनी जो स्ट्रक्चर है ये चेंज करने लग जाती है। देखो यहाँ गोल था और यहाँ ये देखो स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाती है। जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा दाब लगने के बाद स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, तो यहाँ देखो ग्रेन दूर था, यहाँ दूर था, यहाँ थोड़ा क्या हो गया, पास हो गया। तो देखो यहाँ पे पहले जो ग्रेन थी वो डिफॉर्म नहीं थी, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, ये थी ग्रेन, तो इसे बोलते हैं अनडिफॉर्मड ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं है अभी तक। जब इसके अंदर से गुजारा जा रहा है, तो ये देखो ये जो ग्रेन है ये इलोंगेट हो रही है, यानी परिवर्तित हो रही है। तो ये देखो, ये इसे लिखा है इलोंगेटेड ग्रेन, ये है इलोंगेटेड ग्रेन। और इसके बाद में हमारी ये फिक्स संरचना एक बन गई जो हमें बनानी थी। अब मान लो अभी भी नहीं बनी तो क्या करेंगे, ये जो डाई है ये फिक्स है और ये डाई जो है मूवेबल है, तो यानी ऐसे डाई मान लो कि ये फिक्स है और ये मूवेबल है। अब मैंने पहले ग्रेन बनाई थी, पहले ये इसको निकाला तो इतना बन गया। अब मैंने क्या किया, अब इसको इधर लाके और निकाल लूंगा, मैंने इसे थोड़ा सा और कम कर दिया, तो अब इसका क्रॉस सेक्शन और कम हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चर जो है यानी ये जो कण है ये और पास हो जाएंगे। इसी प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं रोलिंग, यानी दो रोल्स के मध्य से किसी पदार्थ को गुजारा जाता है या किसी मेटल रोड को गुजारा जाता है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या किया जाता है, कम किया जाता है, या उसकी थिकनेस कम की जा सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपने देखेंगे कि जो रोलिंग है इसके टाइप कौन कौन सी होती हैं। एक अपने थोड़ा सा देख ही लेते हैं चलो, कि रोलिंग जो है, रोलिंग दो टाइप से, दो अपने पार्ट्स में बांट सकते हैं। क्या, कौन कौन सी, एक तो अपने कह सकते हैं टेम्परेचर के आधार पर, कि टेम्परेचर के आधार पर रोलिंग कौन सी होती है, और दूसरा कि ये जो अपने रोल लगा रहे हैं, पहले हमने 2 रोल लगाए, हो सकता है 2 की जगह एक इसके नीचे लगा दें, 3 रोल हो जाए,
एक इधर लगा दे चार, तो 4 रोल वाला भी हो सकता है, 3 रोल वाला भी हो सकता है। तो उसके आधार पर, यानी इन रोल्स के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको रोलिंग को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने टेम्परेचर देख लेते हैं। टेम्परेचर में 2 प्रकार होते हैं टेम्परेचर के। कौन कौन सी? एक हो सकता है कि हम कोल्ड रोलिंग करें और एक हो सकता है कि हम हॉट रोलिंग करें। कोल्ड और हॉट रोलिंग में देखो कैसे। जो हॉट रोलिंग है, हम क्या करते हैं, पहले जो हमारे पास मेटल है, मान लिया लोहा है, उस लोहे को हमने क्या किया, फर्नेस के अंदर गर्म कर लिया। फर्नेस यानी भट्टी के अंदर गर्म किया। किस टेम्परेचर तक गर्म करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं प्लास्टिक स्टेट तक हम इसे क्या कर लेंगे, गर्म कर लेंगे। प्लास्टिक स्टेट का मतलब एसी स्टेट। अब देखो, प्लास्टिक स्टेट का मतलब एसी स्टेट, यहां इतना गर्म किया इसे कि जब इसे इसके अंदर से गुजारेंगे और ये इलोंगेट होगी तो ये अपना शेप वापस परिवर्तन नहीं कर सकती, प्लास्टिक स्टेट में आ जाती है। प्लास्टिक स्टेट कौन सी स्टेट हो जाएगी कि प्लास्टिक स्टेट के अंदर क्या होता है कि कोई वस्तु प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करने पर वो अपना जो शेप है, प्रारंभिक जो शेप था, वो रीगेन नहीं कर सकती। ठीक है, प्रारंभिक, जैसे रबड़ है हमारे पास, रबड़ को मैंने खींचा इतना खींच दिया। ठीक है, अब इसको मैं मान लो रबड़ को खींच लिया, अब इस रबड़ को मैं छोड़ दूंगा ना तो ये वापस अपनी शेप में चला जाएगा। फिर इसे खींच लिया, छोड़ दूंगा, वापस शेप में चला जाएगा। ठीक है, ये होती है इसकी इलास्टिक स्टेट तक मैंने खींचा, इलास्टिक स्टेट तक खींचा, कोई दिक्कत नहीं आई, छोड़ा, वापस अपनी जगह अपना स्ट्रक्चर जो था गेन कर लिया। अब मैं इसे फुल खींच देता हूं। ठीक है, स्प्रिंग मान लो या रबड़ मान लो, रबड़ को मैंने फुल खींच दिया, इतना ज्यादा खींच दिया कि इसकी इलास्टिक स्टेट से ये बाहर चला गया। अब इसकी आ गई प्लास्टिक स्टेट। यानी प्लास्टिक स्टेट के बाद क्या होता है, अब मैं इसको यदि छोड़ दूं तो ऐसा नहीं है कि वो उतनी स्ट्रक्चर थी उतने में वापस आ जाए। हाँ, कुछ वापस आ जाएगा, लेकिन प्रारंभिक जो स्ट्रक्चर था वो वापस नहीं आएगा। तो प्लास्टिक स्टेट में क्या होता है, प्लास्टिक का मतलब बहना, एक तरह से बहना स्टार्ट हो जाता है प्लास्टिक स्टेट में। जब इसको प्लास्टिक स्टेट तक या क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का मतलब कि इसको इतना गर्म कर दें कि जो ये क्रिस्टल है ये अपना शेप परिवर्तन करना स्टार्ट हो जाए। क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक इसे गर्म करने के बाद जब इसके अंदर से गुजारा जाता है तो इस पे प्रेशर लगेगा, इन रोल के कारण प्रेशर लगेगा। अब अपने प्रेशर पे बात करते हैं। देखो, यहां से ये जो पॉइंट है इसे मान लेते हैं हम ए पॉइंट, और यहां से ये पॉइंट है हमारे पास बी पॉइंट, कुछ इस प्रकार से यहां है बी पॉइंट। आप देखो, ये रोल है और ये है हमारे पास रोड या कोई मेटल की भी रोड है। ये मेटल की रोड इस रोल के साथ कांटेक्ट में आ रही है इतनी दूरी तक। ये थोड़ा सा क्या है कि डायग्राम में पता नहीं चलता, जैसे यहां पे मेनली यहां से यहां तक कांटेक्ट में आ रही है। उसके बाद ये रोल इसके टच नहीं है, यहां से भी रोल टच नहीं है। तो ये जो इतना टच हो रहा है तो यहां एक एंगल बन गया, इसे बोलते हैं कॉन्टेक्ट एंगल, इसे बोलते हैं कॉन्टेक्ट एंगल थीटा। ठीक है, तो आप अब एक चीज देखो, यहां पे इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, यहां पे इस पूरे पे, यहां पे कुछ प्रेशर लगेगा, यहां प्रेशर लगेगा, यहां प्रेशर लगेगा, यहां। तो आप एक चीज एज्यूम करो कि यहां पे जो प्रेशर लगेगा वो थोड़ा कम होगा, यहां पे थोड़ा ज्यादा, फिर ज्यादा, और यहां पे जो लास्ट, ये जो बीच में मिड में जो पॉइंट है, यहां प्रेशर सर्वाधिक लगेगा। यानी इस रोल के कारण, इस मेटल के ऊपर, ये 2 रोल है, इसके अंदर से मेटल गुजार रहे हैं, तो बीच में जो पॉइंट है यहां प्रेशर सर्वाधिक लगेगा, सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा, फिर कम होता हुआ यहां तक कुछ आ जाएगा, और उसके बाद में ये कॉन्टेक्ट इसके साथ हट जाएगा। यानी यहां प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर, ज्यादा प्रेशर है, इसका रोल का प्रेशर यहां क्या है, ज्यादा है। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, इस प्रेशर को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये पॉइंट अपने मान लेते हैं सी। ये जो सी पॉइंट है ये हमारा होता है न्यूट्रल पॉइंट, या इसे बोलते हैं नो स्लिप पॉइंट, या इसे बोलते हैं मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट। यहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, यानी इसके कारण लगने वाला जो दाब है, और यहां पे भी होगा, यहां पे भी कुछ इस प्रकार होगा, यहां पे भी क्या होगा, मैक्सिमम दाब लगेगा। तो ये मैक्सिमम दाब को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। नो स्लिप पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो, जब 2 रोल्स के बीच में से अपने मेटल गुजारेंगे तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां मेटल और ये रोल है, इनके बीच में स्लिप नहीं होता। समझ में आई? इन दोनों के बीच में क्या नहीं होता, स्लिप नहीं होता।
तो क्या है कि यहां प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसे स्लिप नहीं होने देता, यहां प्रेशर दाब इतना ज्यादा होता है कि ये दोनों स्लिप नहीं होते, और ये जो स्ट्रक्चर है ये पास पास होने लगती है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसलिए इसे बोलते हैं नो स्लिप पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट या मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट। अब आप आगे देखो कि यहां पे हमारी स्ट्रक्चर बड़ी थी, फिर यहां पे मैक्सिमम प्रेशर लगा और यहां पे भी कुछ प्रेशर लगा, और ये जो एंगल है ये हो गया कॉन्टैक्ट एंगल, और इस प्रकार से यहां भी होगा। इसके बाद में क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर परिवर्तित होने लगी और हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गई, यानी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, कम हो गया, इसकी थिकनेस भी क्या होगी, कम होगी। तो हम रोल फोर्जिंग का यूज कहाँ करते हैं, जहां हमें किसी मेटल या रोड की थिकनेस कम करनी हो, या हमें जैसे रोड है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम करना हो। जैसे मान लो ये रोड थी, इसका हमें डाया कम ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम करना है, मान लो इतना करना है। जैसे सोने की कोई रोड होती है, सोने की कोई मेटल, सोना है जो, उसकी कोई रोड है, मान लो ये सोने की रोड है, इसकी पतली तार बनानी है, हमें तार बनानी है, तो हम क्या करेंगे, उसको रोल, ये जो दो रोल है इनके मध्य से निकाल लेंगे, और यहाँ पे पहले वो बड़ी मेटल थी यानी सोना बड़ा था थोड़ा, और यहाँ पे क्या होता है धीरे धीरे पतली तार में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे पतली तार में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका हमने क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया, यानी उसका जो बाहर जो ऐसी रोड ली थी हमने, इसका जो ये ए था इसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब मान लो हमारे पास ये रोड थी, ये हमारे पास ये रोड थी, इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने परिवर्तित करना है 3x3 में, 3x3 में। तो मैं अब इसको क्या करूंगा, इसके अंदर से गुजारूंगा, इसके अंदर से गुजारूंगा। अब मैं इसका यहां का ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो आप एक चीज देखो, यहां ये रोड इतनी लंबी थी, जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इससे कम करेंगे तो ये बाहर की तरफ निकलेगी, यानी जब इसकी थिकनेस कम करेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। यहां इसकी थिकनेस ज्यादा थी, यहां थिकनेस धीरे धीरे कम हो रही है, तो लेंथ बढ़ रही है। तो जब हम रोल फोर्जिंग करते हैं तो हम थिकनेस कम करते हैं या क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते हैं, तो यहां जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहां ज्यादा होता है और यहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। यहां थिकनेस क्या होती है, अधिक हो जाती है, यहां कम हो जाती है। यहां लंबाई कम होती है, यहां लंबाई अधिक हो जाती है। तो आप एक चीज और सोचो, मस्त क्या चीज है, देखो जब यहां से इसको इसके अंदर भेजेंगे तो यहां इसका वेग जो है कम होगा। यहां इसका वेग मान लिया हमने v1 था, वेग यानी जिस स्पीड से जा रही है। जब इसे ये कंप्रेस करके आगे भेजेगा, जब इसे ये कंप्रेस करके आगे भेजेगा तो इसका वेग बढ़ जाता है। क्यों, हमें पता है कि जितना मेटल अंदर आएगा उतना ही तो मेटल बाहर जाएगा, जितना मेटल इस एरिया के अंदर आएगा उतना मेटल बाहर जाएगा, जितना मेटल अंदर आएगा यानी जितनी वॉल्यूम अंदर आ रही है उतनी वॉल्यूम बाहर निकलेगी। तो यहां क्या था, यहां थिकनेस यानी क्रॉस सेक्शन एरिया या थिकनेस ज्यादा थी और लंबाई कम थी। यहां क्या होगी, थिकनेस कम होगी और लंबाई ज्यादा होगी, यानी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। और यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा था, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा था, यहाँ कम था। तो जब ये यहां से आई तो यहाँ क्या होगी, ये इसके ऊपर प्रेशर लगा और ये लेंथ इसकी ज्यादा होगी, तो ये थोड़ा तेज जाएगा, आगे थोड़ा तेज निकलेगा। तो यहाँ वेग कम होता है, यहाँ वेग ज्यादा होता है। इसे मैं T2 मान लेता हूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं मान सकता हूं कि V1 का वेग कम होता है V2 से, ठीक है। इसे मैं A1 मान लेता हूं, इसे मैं A2 मान लेता हूं, तो मैं कहूंगा A1 अधिक होता है A2 से। बोल सकता हूं ये लेंथ है मान लो L1, ठीक है, और ये लेंथ है मान लो L2, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि L1 का मान कम होता है L2 से। बोल सकता हूं क्योंकि ये लेंथ ज्यादा होगी, ये लेंथ कम होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रोलिंग क्या है। रोलिंग का जो हम दैनिक जीवन में उदाहरण देखते हैं वो है ये जो गन्ने का जूस निकालती है वो मशीन, वो उसी प्रकार होता है। उसके अंदर मान लो मेटल गुजार दें तो मेटल पहले मान लो कि उसकी थिकनेस जो ज्यादा थी उसको उसके अंदर से गुजार देंगे तो थिकनेस क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो वो हमारी क्या होती है, रोलिंग प्रोसेस ही होती है। अब रोलिंग में दो प्रकार थे टेम्परेचर के आधार पर, कोल्ड और हॉट। हॉट यानी इसे गर्म करके जब इसी के अंदर से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी हॉट फोर्जिंग। और कोल्ड फोर्जिंग के अंदर क्या होता है, इस धातु को गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एल्यूमिनियम का जो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो हमारे रूम टेम्परेचर से कम होता है। रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर जो है, रूम का टेम्परेचर उससे कम होता है, तो उसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो क्या है, उसे डायरेक्ट यदि इस रोल के अंदर से गुजार दें, आप एक एज्यूम करो कि हमारे पास एक एल्यूमिनियम है, उसे इस रोल के अंदर से गुजार दे तो क्या होगा,
इस रोल के अंदर से गुजारे तो क्या होगा ये आप सोचना। तो ये हमारी वो होती है हमारी कोल्ड फोर्जिंग, यानी जब हम ठंडी धातु का उपयोग करें तो कोल्ड फोर्जिंग और गर्म धातु का उपयोग करें तो हॉट फोर्जिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपने करेंगे इसके बाद अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें करेंगे ये जो रोल है इनकी संख्या बढ़ाते जाएंगे और उनके नाम देखते जाएंगे क्या क्या नाम होते जाते हैं। वो होते हैं रोल फोर्जिंग के अलग अलग टाइप, यानी रोलिंग मिल्स बोल सकते हैं कि वो अलग अलग रोलिंग मिल्स होती है। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।